देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक ट्रांजिशन की। ये डी ब्लॉक ट्रांजिशन क्या है? सॉरी, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की। डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? अगर आप ध्यान दो, जब हम आते हैं थर्ड पीरियड से फोर्थ में पी ब्लॉक में 125 नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ गई, 3 से 4 शेल्स हो गई, लेकिन अभी भी रेडियस कितना 125 ही है, वो नहीं बढ़ा है। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जैसे आप देखो ना, यहां से यहां जाते काफी काफी डिफरेंस है, 80 से 125, 77 से 117 है, काफी है। लेकिन जैसे यहां से नीचे आते हैं, देखो डिफरेंस खत्म, डिफरेंस कम है, ठीक है। और खास तौर पे जो 13 और 14 ग्रुप की बात करूं, यहां पर ये असर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक। तो अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। होता क्या है, स्कैंडियम से जिंक तक ये जो आप देखते हैं, ये 10 एलिमेंट्स है, इनका जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो आपका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें ही भरा जाता है, वो पेनल्टीमेट शेल में भरा जाता है। जैसे आप इसी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, आर्गन के बाद आप लिखते हो 4s2 3d1। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? फोर्थ। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां रहा है? 3d में, थर्ड शेल में। इसमें भरते हो तो क्या भरते हो, आर्गन के बाद आप लिखते हो 4s2 3d2। तो इलेक्ट्रॉन कहां भरा जा रहा है? 3d में भरा जा रहा है। अब समझ रहे इस बात को, ये मेरे पास है न्यूक्लियस, ठीक है, और ये मेरे पास शेल्स है। मान लो ये फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ाते हैं, स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं, तो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो थर्ड शेल में आ रहा है, उधर D1, D2, D3, D4। जब इनमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है पेनल्टीमेट शेल के अंदर, सेकंड लास्ट शेल के अंदर, तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊंगा तो प्रोटॉन भी तो बढ़ाऊंगा। अगर एटॉमिक नंबर किसका 21 है तो उसमें 21 इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन भी तो 21 है। तो हर बार हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ क्या है, एक प्रोटॉन बढ़ रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है आपका डी ऑर्बिटल के अंदर। और डी ऑर्बिटल के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। मतलब केमिकल बॉन्डिंग का आप लेक्चर सेकंड देखेंगे ना, लेक्चर सेकंड देखेंगे, उसमें बताया गया है इसके बारे में कि इसमें क्या होता है, इनकी चार्ज को रोकने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। जैसा कि आपको ध्यान हो, अगर आपने देखा हो लेक्चर, तो उसमें मैंने उसमें ये बताया है, डी है, जैसे ये डी है, ठीक है, ये पी है। पी में से क्या होता है, यहां से न्यूक्लियर चार्ज निकल सकता है बड़ी आराम से, दो रास्ते हो गए। क्योंकि डी में रास्ते कितने हैं, ये 4 है, तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बाहर निकल जाएगा, न्यूक्लियस को अच्छी तरह से शील्ड नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियस को घेर नहीं पाएगा ये। तो जो मेरा इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है डी में, डी अच्छी तरह से चार्ज को रोक नहीं पा रहा है। तो हर बार जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा है बीच में, जो इलेक्ट्रॉन बीच में बढ़ा है, वो इस चार्ज को स्क्रीन नहीं कर सकता, अच्छी तरह से रोक नहीं पा रहा है। तो मैक्सिमम चार्ज क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा, आउटर मोस्ट शेल तक, जिससे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। उस अट्रैक्शन के बढ़ने के कारण ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होते चले जाएंगे, जो शेल है ये पास में आती चली जाएगी, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और अगर मैं यहां पे देखूंगा इस चीज का असर, तो असर क्या होता है कि शेल बढ़ी, मतलब 3 से 4 शेल हुई, लेकिन डी सब शेल, डी ऑर्बिटल दो चार्ज को रोक नहीं पाए। तो उसके बावजूद क्या हुआ, एक शेल बढ़ने के बावजूद जो न्यूक्लियर चार्ज था वो इतना ज्यादा बाहर तक पहुंचा कि सिकुड़ के कहां तक आ गई, जो आपका थर्ड शेल का साइज था वहीं तक आ गई है ये भी, ठीक है। इसे बोलते डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। अब इसके कारण क्या होता है, देखो कोई भी चीज ना जहां पे स्टार्टिंग होता है परिवर्तन का, उसका असर वहीं पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए आप जब इसमें चेंज देखेंगे ना, तो ये फोर्थ कहां से स्टार्ट हुआ है, देखो जो डी ब्लॉक ट्रांजिशन कहां से स्टार्ट होगा, इससे स्टार्ट होगा ना, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होगा, वो इससे पहले तो था ही नहीं। तो यहां से स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड में, और यहां भी एस ब्लॉक में तो है ही नहीं, इससे पहले तो डी आया ही नहीं है, जो इसका पी है उससे पहले आया है।
और किससे पहले है? 13th ग्रुप से पहले। इससे सबसे ज्यादा असर कहां पर देखने को मिलता है? 13 पे। ये 125 उसके बाद वो इफेक्ट क्या हो थोड़ा सा कम हो जाता है, 117 122 फिर और कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे स्पेशल लिखा है कि सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा आपको ग्रुप 13 और 14 में। ठीक है अच्छा जी, ठीक ऐसे ही अगर मैं यहां बात करूं ना, जैसे यहां पे लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन होता है, यहां लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन था, तो इसका सबसे ज्यादा असर ये 144 है। सबसे ज्यादा असर कहां देखने को मिला था इसका? जहां पे ये स्टार्ट होता है, क्योंकि देखो लेंथेनोड सीरीज जो है 57 और 72 के बीच में आती है ना लेंथेनोड सीरीज। इससे पहले वालों पे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट आते ही नहीं है, एफ ऑर्बिटल का यूज ही नहीं है, इसके और इसके बीच में यहां पे आता है। तो उसको भरने के जस्ट बाद पहला एलिमेंट कौन सा होता है? ये होता है। तो इस पे कितना असर नजर आता है कि इसका साइज क्या होता है कि शेल तो 5 से 6 हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी इतना न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक पहुंचा, क्योंकि एफ की भी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, सबसे बेकार है वो तो एसपीडीएफ में, कि उसमें क्या हुआ, इतना न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक पहुंचा कि उसने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इतना खींचा कि वो किसके बराबर रह गए? 5th शेल से भी थोड़ा छोटे साइज का हो गया वो। फिर जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे ये इफेक्ट कम होता चला जाएगा। ये पहले कम था ऊपर वाले मुकाबले, ये बराबर आ गया, ये फिर बढ़ गया। ठीक है ना, इस तरह से होता चला जाएगा। ठीक है, ओके अच्छा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें मेन चीज क्या है? मेन चीज अच्छा, इसमें अगर बात करूं यहां पे, ये आप देखो इधर देखेंगे आप, तो इधर क्या होता है कि जैसे से मैं आगे बढ़ रहा हूं इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मतलब लगभग लगभग ना इसको यहां तक ही लगा के चलो, यहां तक होता क्या है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। एक तरफ से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो साइज कम होना चाहिए। और यहां पे अंदर क्या है? पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है इलेक्ट्रॉनों की D6 D7 D8 में। तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण क्या होता है? वो उसको फैलाता है, साइज को फैलाने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कारण क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को धक्का मारना स्टार्ट करता है, या कहूं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है? थोड़ा सा एक्सपेंड होता है। तो एक्सपेंड जो होना चाह रहा है और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक जा रहा है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं। इसलिए यहां पे एटॉमिक रेडियस क्या रहती है? लगभग लगभग सेम सी बनी रहती है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स जो एटॉमिक रेडियस पर असर डालते हैं, तो सबसे पहला आता है नंबर ऑफ शेल्स। देखो यहां से साफ है, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो नॉर्मली क्या हो रहा है? नॉर्मली ये हो रहा है कि साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है भाई? यहां पे एक शेल है, यहां पे 2 शेल है, यहां पे 3 शेल है। तो जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं? शेल के बढ़ने के साथ साथ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती जा रही? बढ़ती जा रही, इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। तो जो एटॉमिक रेडियस है increases with increase in number of shells। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज। भाई देखो, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी ताकत से क्या होगा? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो उससे साइज क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। और वैसे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे मैं एक रफ आइडिया लिखूं इसमें, तो ठीक है, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है Z इफेक्टिव, वो निकल के कितना आता है भाई? 1.3, ये 1.9, ये 2.6, 3.2, 3.9, 4.5, 5.2, 5.85।
तो ये अगर मैं बात करूं सेकंड पीरियड की, तो ये इनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू है। तो जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं तो मैं नॉर्मली क्या देख रहा हूं, मैं नॉर्मली ये देख रहा हूं कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता, मतलब दो शेल को, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, दो शेल है, इन सभी में दो दो शेल्स हैं, शेल्स तो सेम हो गई ना भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एक तो शेल बढ़ रही है तो साइज बढ़ रहा है, नॉर्मली आ गया, ठीक है समझ में आ गया। ओके, पीरियड में तो सेल सेम है, अब कैसे बताऊं, तो कहता है इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बेस पे बोलो। क्यों, कहता है ये आपका लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज करता है, उसके इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, साइज छोटा होता जाता है। 123 से 89, 89 से 80, 80 77, 74, 74, 72 इस तरह घटता जा रहा है आपका। कारण क्या होता है कि दो शेल है इसके अंदर, लेकिन उसको उसके उन दूसरी शेल के इलेक्ट्रॉन को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको जो न्यूक्लियस अपने तरफ खींच रहा है उसमें कितने प्रोटॉन है, 1.3। बैरलिंग वाले को कितना महसूस हो रहा है, 1.9। इसको कितना महसूस हो रहा है, 2.6। तो खींचने वाली शेल्स तो कितनी है अंदर की तरफ, दो, लेकिन खींचने वाले प्रोटॉन जो उनको महसूस हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो साइज क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। इसका साइज क्यों बढ़ जाता है भाई, इसका साइज इसलिए बढ़ता है, इसकी आपको पता ही होगा ना, फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो हर जगह क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो रहा है। और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है अलग अलग शेल, सबशेल और ऑर्बिटल में, कि उनके बीच में कम से कम रिपल्शन हो ताकि एटम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिल सके। तो इसमें हर जगह पेयरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन रहा, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए कि वो रिपल्शन ज्यादा ना, वो रिपल्शन कम से कम हो, तो एटम को अपना साइज क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, तो उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, इसलिए इनका साइज जो होता है अपने आसपास के एलिमेंट के मुकाबले एकदम से बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज हमने क्या देखा, एटॉमिक रेडियाई in decreases with increase in nuclear charge। ठीक है जी, एक जो होती बॉन्ड लेंथ, एक क्या है, बॉन्ड लेंथ। कि सच्चाई तो यही है ना कि हम इनको गैस की फॉर्म में मेजर करते हैं, डेफिनेशन भले लिखवा दी हमने, गैस आइसोलेटेड फॉर्म लिखवा दिया, ठीक है लिख लिया हमने भी, पर गैस की फॉर्म में आप उसे देख ही नहीं सकते, आप उसे आइसोलेट कर ही नहीं सकते। तो जो प्रैक्टिकली बात है वो तो ये कि ना बॉन्ड लेंथ की बेस पे देखा जाता है। तो कहीं पर अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मान लो यहां पे ये एटम है दो, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ एक होना है, तो चलो इनके बीच न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो होती है इसमें इतनी है और नीचे वाले में क्या ज्यादा है। जब इसमें बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जब उसका हाफ करेंगे तो आपकी जो एटॉमिक रेडियस जो हम निकालते हैं नॉर्मली, जो कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं कई बार, तो वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। या मैं कहूं कि सेम एटम है, मतलब सेम एलिमेंट है, एक बार तो उसने क्या कर रखा है, उसने इस तरह से ओवरलैपिंग की है, ठीक है, एक बार उसने टच किया है ऐसे, एक बार उसने टच किया है, तो सेम एलिमेंट है लेकिन कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, मान लो मैं कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग बात करूं और एक बार मैं क्या बात करूं, मैं बात करूं मेटालिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग, एक बराबर सा दिख रहा है आपको, एक बार बात की जाए मेटालिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग, तो ऑब्वियस सी बात है मेटालिक बॉन्ड वाले में जब टच कर रहे हैं खाली, इसमें ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस केस में बॉन्ड लेंथ भी क्या आएगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी ना। और जब इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी, हायर बॉन्ड लेंथ, लार्जर बॉन्ड लेंथ, हायर नहीं, जब इसकी बॉन्ड लेंथ लार्जर आएगी मेटालिक वाले केस में, तो ऑब्वियस सी बात है उसका हाफ भी क्या आएगा, कोवेलेंट के मुकाबले बड़ा आएगा। वंडरवॉल वाले में क्या होता है, वंडरवॉल वाले में या तो टच नहीं कर पाते हैं या टच कर पाते हैं, किसी भी तरह की थोड़ी सी भी ओवरलैपिंग नहीं होती उनके अंदर। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्योंकि वो नॉन बॉन्डेड होना, या तो बॉन्ड बनाना है फिर भी मेटालिक और कोवेलेंट में, उसमें तो बॉन्ड बनना ही नहीं है, तो उसमें जो बॉन्ड बनना नहीं तो वो कितनी पास तक पहुंच सकते, बस उतनी जो दूरी, इसके बाद क्या हो जाए वो दूर हो जाए, तो वहां पे उसके बीच के हाफ को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको वंडरवॉल रेडियस बोलते हैं। तो कुछ केस में वो टकरा भी सकता है, कुछ केस में वो नहीं भी टकरा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ की बात करें
तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये बेसिक से फैक्टर थे जिनके इंक्रीज या डिक्रीज होने से आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक रेडियस की। क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? सबसे पहला तो मल्टीप्लिसिटी के बेस पे बात करेंगे। ये क्या कहता है कि मल्टीप्लिसिटी बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियस घटती जाती। कहने का मतलब समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर एक बार कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एक बार कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में एक बार डबल बॉन्ड, और एक बार नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो कहता देखो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, देखने में थोड़ा सा ऐसा ही नजर आए, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कहता देखो कार्बन कार्बन के बीच में होता है आपका सिंगल बॉन्ड, तो क्या होता है, ये बॉन्ड लेंथ होती है इसकी 154 पिकोमीटर। तो इनके न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की दूरी का हाफ जो होगा वो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 76 के आसपास। ठीक है, ये कितना आ गया मेरे पास, 76 के आसपास, इतना पिकोमीटर। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है 134 पिकोमीटर। तो इसका हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 67। तो यहां पर जो एटॉमिक रेडियस रहेगी कार्बन की आर ए, वो क्या है, 67 पिकोमीटर। यहां पे क्या थी, 76 पिकोमीटर। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो कार्बन से कार्बन के बीच की डिस्टेंस न्यूक्लियस के इनके न्यूक्लियस के सेंटर की 120 पिकोमीटर होती है। तो इसका हाफ करेंगे कितना आएगा, 60 पिकोमीटर। तो यहां पे एटॉमिक रेडियस आ जाएगी आपके 60 पिकोमीटर। तो यहां से क्या समझ में आया, सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल, मतलब मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है। दो एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं। जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते हैं उतने उनके बीच की ओवरलैपिंग बढ़ती जाती है, उतना दूसरे क्लोज आते जाते हैं, जिससे एटॉमिक रेडियस क्या डिक्रीज होती जाती है। तो जो आपकी एटॉमिक रेडियस है डिक्रीजेस with increase in multiplicity। ठीक है जी, ऐसे इसमें है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ये होता है 120 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, लगभग 120 पिकोमीटर, और ये लगभग आपका 110 पिकोमीटर। तो इस केस में आपकी एटॉमिक रेडियस क्या बन गई, नाइट्रोजन की, वो बन गई 60 पिकोमीटर। और ट्रिपल बॉन्ड वाले में इसकी एटॉमिक रेडियस क्या बन गई, ये बन गई लगभग 55 पिकोमीटर। तो यहां भी हमने क्या देखा कि मल्टीप्लिसिटी बढ़ने के साथ क्या हुआ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर गई है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाता है। ठीक है जी, और कौन सा फैक्टर है जो एटॉमिक रेडियस पर मतलब और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा है शेप ऑफ ज्योमेट्री। मतलब क्या एक तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर। ये कहता है अगर सेंट्रल एटम 4 एटम से घिरा हुआ है, टेट्राहेड्रल शेप है इसकी, एक बार वही एलिमेंट जो इधर है, सेम टू सेम यही एलिमेंट यही एटम एक बार 6 एटम से घिरा हुआ हो, तो दोनों केसेस में इसका साइज सेम नहीं होता। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होने के कारण इसका साइज भी क्या होता है, चेंज हो जाता है।
और ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर, शेप का भी इस पे असर पड़ता है। जैसे 4 है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, 4 से घिरा हुआ है, टेट्राहेड्रल, इसकी टेट्राहेड्रल शेप है। शेप पढ़ेंगे आप केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा, ठीक है भाई। देखो केमिकल बॉन्डिंग तो ना मैं कहूंगा कि भाई मतलब गजब यूनिट है। उस वो अगर किसी की वीक है ना, उसे केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल बिल्कुल आपकी वीक नहीं होनी चाहिए, चाहे इनऑर्गेनिक करना चाहें चाहे आप ऑर्गेनिक करना चाहें। हाँ देखिए, अब इसके बाद क्या है, अगर यही 4 एलिमेंट, यही 4 एटम टेट्राहेड्रल के बजाय स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रखते, तो अब भी भले कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, लेकिन शेप के चेंज हो जाने के कारण यहां भी जो सेंटर में एटम है, सेंटर में इसका साइज, इसकी रेडियस यहां पे अलग और यहां पे अलग है। आपका एक 12th में चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो इसी चीज के अकॉर्डिंग चलता है काफी हद तक, ठीक है। तो अब चलते आगे, तो ज्योमेट्री का भी असर पड़ता है कि वो टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर है कि ऑक्टाहेड्रल है। इसके हिसाब से भी सेंट्रल एटम जो होता है उसका साइज चेंज होता है और मल्टीप्लिसिटी का भी असर पड़ता है। अब देखो बॉन्ड लेंथ में बार बार कोवेलेंट बॉन्ड और ये बॉन्ड बना रहा हूं, ये जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। अब क्योंकि हम यहां कोवेलेंट बॉन्ड की बात अधिकतर करेंगे, हमने कोवेलेंट रेडिया ही लिखी थी जो पीरियड था हमारे पास उसमें, तो कहता है दो एटम जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है उन्होंने, म्यूचुअल शेयरिंग की है, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जो होती है इसी को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। अच्छा जी, अब देखो ये बॉन्ड लेंथ जो है कोवेलेंट बॉन्ड वाली, इसी को तो हाफ करते हैं हम जब हम क्या बताते हैं, जब हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे होते हैं। तो अगर वे जो फैक्टर बॉन्ड लेंथ पर असर डालेंगे वो एटॉमिक रेडियस पर भी असर डालेंगे, है ना। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, ठीक है जी। देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला तो वही है मल्टीप्लिसिटी, सबसे पहला तो क्या है, मल्टीप्लिसिटी। वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल वही इसमें रहेगा कि अगर मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ती है, मतलब दो एटम आपस में और ज्यादा ओवरलैप। अभी मान लो इन्होंने इतना हिस्सा ओवरलैप कर रखा है ना, अभी इनका इतना हिस्सा ओवरलैप है, मान लो सिंगल बॉन्ड बना, इतना हिस्सा ओवरलैप है। तो अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे ना तो होगा क्या, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ जाएगी। अब क्या होगा, अब ज्यादा हिस्सा ओवरलैप करेगा, जब ज्यादा हिस्सा ओवरलैप करेगा तो न्यूक्लियर क्या आ गए, क्लोज आ गए एक दूसरे के, तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या हो गई, कम हो गई, बॉन्ड लेंथ कम हो गई, तो उसका हाफ भी क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरह से एटॉमिक रेडियस भी घट जाएगी। तो मतलब मल्टीप्लिसिटी से क्या होता है कि विद इंक्रीज इन मल्टीप्लिसिटी बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, ठीक है जी, एक बात आपने बता दी। दूसरा दूसरा फैक्टर बोलता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है कि देखो यहां पर मैंने बॉन्ड की बात की, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कार्बन की बात लेके चल रहा हूं। कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है, एक बार कार्बन डबल बॉन्डेड है, एक कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, या कार्बन ने आगे पीछे ऐसे दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना रखे हो, तो जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, डबल बॉन्ड वाले की होती है sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाले की होती है sp, या अगर इसके आगे पीछे दोनों जगह डबल बॉन्ड है तो भी क्या है sp, लेकिन इसके आगे पीछे डबल बॉन्ड नहीं है ना, सिर्फ एक की तरफ डबल बॉन्ड है, तो ये क्या रहेगा आपका sp2। तो कहता है हाइब्रिडाइजेशन में अगर s करेक्टर बढ़ता है, s मतलब स्पेरिकल, देखो p ऐसा था ना,
ये P था ना, ठीक है, और ये क्या था, ये S था ऐसा, स्पेरिकल। तो जब अब ये भी एक ऑर्बिटल है ना, ये भी एक ऑर्बिटल, ये भी एक ऑर्बिटल है, ये बड़ा ऑर्बिटल है साइज में, और ये क्या है, ये छोटा ऑर्बिटल है साइज में। तो जब एस करेक्टर बढ़ता है तो स्पेरिकल करेक्टर बढ़ता है, तो चीज की सिमेट्री स्टार्ट होती है, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी होती चलेगी, बॉन्ड लेंथ भी छोटी होती चली जाएगी। अब देखो, एक एस और 3p, टोटल 4 हो गए ना, sp3, एक एस और 3p, 4 हो गए, तो 100 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 25%। क्या है, एस करेक्टर। ये मैं क्या निकाल रहा हूं, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, 25% आ गया। अब 2p और एक एस, टोटल 3 हो गए ना, 100 को 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया आपका, 33.3। तो इसमें कितना है, 33.3 एस करेक्टर, इसमें एक एस और एक पी, 2 हो गए ना, तो 100 को 2 से डिवाइड करो, क्या हो गया आपका, 50% एस करेक्टर। तो जितना एस करेक्टर बढ़ता जाता है उतना ही चीज क्या है, एस सिमेट्री चली जाएगी, तो एटम्स क्या है, क्लोज आते चले जाएंगे, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा, यहां से बोलूंगा विद इंक्रीज with increase in percentage of s character bond length decreases। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो,